दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 होगा ये प्रोविडेंट फंड का। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड में टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड डिस्कस किए थे और साथ में हम लोगों ने प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी कवर किया था उसी वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक और साथ में अभी तक इनकम फ्रॉम सैलरीज के लिए जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप जाकर के पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं जितने भी टॉपिक ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे अलाउंसेस हम लोग कवर कर चुके हैं, परक्यूजिट्स हम लोग कवर कर चुके हैं और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबिलिटी कवर करेंगे तो हम लोगों का बिफोर रिटायरमेंट वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट की तरफ, जहाँ पर हम लोग ग्रेचुटी, पेंशन, अर्न लीव, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद में वो, और कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। तो कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पर सैलरीज का मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, जब हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड जहाँ पर हमने बात करी थी, उसमें एक हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, एक हम लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करी थी और एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात की थी। तो स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, ये तीन जो थे हम लोगों के सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरीज के लिए इतना रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको वहाँ पर उसके बारे में बता दिया था। लेकिन अब देखिए, हम लोग सैलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों के पास में यहाँ पर तीन तरीके के फंड आते हैं, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। अब अगर यहाँ पे आप देखें, देखिए एक लिखा हो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, एक जगह आपको दिखेगा एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि एक मान लीजिए कि ये फंड है। ठीक है, ये फंड है, इस फंड में जो एम्प्लॉय है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर इसकी सैलरी 10,000 रुपये है, इस 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हर बार इस फंड में अपनी सैलरी से, मंथली सैलरी जो उसकी मिल रही है उसमें से हर बार ये 2,000 रुपये यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जितना अमाउंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है उतना ही अमाउंट कौन करता है, एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब एम्प्लॉयर भी कितना देगा, 2,000 रुपये देगा। तो मतलब हर महीने 2,000 और प्लस 2,000, 4,000 रुपये इस फंड में जमा होते हैं एम्प्लॉय के लिए, और इस फंड पे जितना भी अमाउंट क्रेडिट में पड़ा रहता है उस पर उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जब ये, अब देखिए बिफोर रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन 2,000 रुपये का हो रहा है एम्प्लॉय की तरफ से, क्या ये वापस से ऐड होकर के टैक्सेबल होगा, नहीं होगा? क्या जो एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है 2,000 रुपये, क्या ये सैलरी में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जब हम बिफोर रिटायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ, हम लोगों का मतलब मेन फोकस किस पे रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पे रहता है, कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के थ्रू क्या वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, और जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है क्या वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आफ्टर रिटायरमेंट में हम जानते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट में लमसम अमाउंट जो मिल रहा है इस प्रोविडेंट फंड का आफ्टर रिटायरमेंट, उसकी बात होती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का है और एम्प्लॉयर का है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, तो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो एम्प्लॉय के 2,000 रुपये थे कॉन्ट्रीब्यूशन के, एडेड टू सैलरी, तो मतलब ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा, मतलब वो वापस से ऐड कर दिया जाएगा। मतलब 10,000 रुपये की उसकी सैलरी थी, 2,000 रुपये उसमें से कट गए। ठीक है, 2,000 रुपये चले गए फंड में और इसके हाथ में कितने आए, 8,000 रुपये। तो ये 8,000 रुपये टैक्सेबल नहीं होंगे, इसके टैक्सेबल होंगे 10,000 रुपये। मतलब जो इसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर भी उसको टैक्स वहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सैलरी में ऐड नहीं होता है, मतलब कि उसको अब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ ऐड हुई, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो हम लोगों ने 2,000 रुपये भी देखा था एग्जाम्पल में, सिर्फ वही यहाँ पर ऐड होगा और उसी पर टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था 2,000 रुपये का, वो और साथ में जो इंटरेस्ट उस पर मिला था वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी सेम यही चीज़ है, एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होगा वो ऐड होगा सैलरी में, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो ऐड नहीं होगा, और इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे वो भी यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉग्नाइज्ड, वो अनरिकॉग्नाइज्ड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात। अब अगर हम लोग बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड की, जो कि मैंने आपसे कहा था कि बिफोर रिटायरमेंट में जब आप आएंगे तो बिफोर रिटायरमेंट में मेन हम लोगों के लिए ये होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड की इंपॉर्टेंस होती है रिटायरमेंट के बाद, तो इसकी हम लोग डिस्कशन जब करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद आप देखेंगे कि इसमें कंडीशन लग जाती है। लेकिन बिफोर रिटायरमेंट में मेन जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ज़्यादातर देखने को मिलता है।
तो अब इसमें देखिए आप, इसमें एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो ऐड होगा ही होगा, जो एम्प्लॉय का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। एम्प्लॉयर का जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा था, जैसे यहाँ पर नहीं ऐड हुआ था स्टैट्यूटरी में, अनरिकॉग्नाइज्ड में भी वो ऐड नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस ओवर 12% ऑफ सैलरी। जो सैलरी है उसको हाईलाइट किया गया है उसका, क्योंकि सैलरी का मतलब यहाँ पर अलग होता है। तो एक्सेस ओवर 12% ऑफ सैलरी इज एडेड। तो 12% तक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं देना। 12% से ज़्यादा अगर वो करता है तो फिर वहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया, 10,000 रुपये में से एम्प्लॉय कितना दे रहा था, 2,000 रुपये, यानी कि कितना था, 20%। ठीक है, 10,000 का 2,000 कितना हो गया, 20% हो गया। मतलब एम्प्लॉय कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, 20% दे रहा है। अगर एम्प्लॉय 20% दे रहा है तो एम्प्लॉयर भी कितना देगा, 20%। अब इस 20% में 12% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन उसका एग्जेम्प्ट है। तो 12% का अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो बचा कितना, 8%। तो ये 8% का जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये टैक्सेबल हो जाएगा, और जो 12% था ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सेस ओवर 12% ऑफ सैलरी इज एडेड। इसके बाद इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट में भी ऐसी केस होता है, इसमें 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसके बाद 9.5% के ऊपर अगर निकलता है तो वो फिर टैक्सेबल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट उसको मिला है एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% तक का अगर उसको इंटरेस्ट मिला है तो 10% में से 9.5% की जो वैल्यू होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और बचा हुआ जो 0.5% होगा इस पे टैक्स उसको देना पड़ेगा। मतलब ये उसकी टैक्सेबल सैलरी में जा करके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना कितना पोर्शन एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होता है, मतलब कितने अमाउंट पे उसको टैक्स देना पड़ता है। अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पर जो एम्प्लॉय अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है ये इसका जाकर के सैलरी में ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये सैलरी में ऐड हुआ। तो आपको डिडक्शन के बारे में पता होगा, जैसे हम लोगों की जो ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद हम उसमें सेक्शन 80C से लेकर के 80U के बीच में जितने भी डिडक्शन दिए इनको लेस करते हैं, और इसके बाद जो अमाउंट आता है इस पर हम लोगों को टैक्स देना होता है। तो डिडक्शन अंडर 80C टू 80U, तो इसमें एक डिडक्शन आता है, सबसे पहला डिडक्शन जो होता है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C के अंदर में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप जैसे प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये तक का जो अमाउंट है वो एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। तो एम्प्लॉय जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 80C के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है, 80C के लिए क्वालिफाई करेगा, मतलब जो महीने में वो 2,000 रुपये जमा कर रहा है यहाँ पे, तो मंथ में अगर 2,000 जमा कर रहा है तो 12 महीने में कितना हो गया उसका, 12 to 24, यानी कि 24,000 रुपीज़ वो टोटल साल में जमा करेगा। तो ये 24,000 का ये क्या करेगा, डिडक्शन क्लेम कर देगा। मतलब एक हाथ से तो उसने ऐड किया, उसमें अपनी टैक्सेबल सैलरी में वहाँ पर ऐड कर लिया 24,000, लेकिन जब टोटल सैलरी वो अपनी निकाले, मतलब टोटल इनकम वो निकालेगा, ग्रॉस टोटल इनकम, इस ग्रॉस टोटल इनकम को निकालने के बाद वो 80C के अंडर में ये 24,000 का डिडक्शन क्लेम कर लेगा, और इस पर उसका टैक्स पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 80C का जो डिडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज्ड इन दोनों के लिए मिलता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड हो रहा है उसके लिए उसको कोई भी डिडक्शन 80C का नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ किसका मिलेगा, इसका RPF का और SPF का। इस चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 80C का हम लोगों ने देख लिया कि 80C में कितना अमाउंट मिलता है, 1.5 लाख रुपये का अमाउंट यहाँ पर आपको एज अ डिडक्शन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का आप डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो जो एम्प्लॉय अपना ऐड कर रहा है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, वो उसका एक तरीके से देखिए आप टैक्सेबल नहीं हुआ, मतलब ऊपर तो उसने ऐड किया लेकिन उसने बाद में उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो उसका वहाँ पर एग्जेम्पशन उसको मिल गया। इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था कि सैलरी हम लोग जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो सैलरी लिखा हुआ है इस सैलरी का मतलब अलग होता है। जैसे हम लोगों ने HRA जब निकाला था, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस जब हमने निकाला था तो उसमें भी सैलरी का मतलब अलग था। इसीलिए यहाँ पर सैलरी का मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जब आप ग्रेचुटी जैसे निकालेंगे तो वहाँ पर सैलरी का अलग होगा, लीव सैलरी आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर सैलरी का अलग होता है। तो यहाँ पर सैलरी का मतलब देखिए क्या है, ये सेम वही HRA वाली कंडीशन है, सेम वही हाउस रेंट अलाउंस वाली कंडीशन है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या फिर पार्ट ऑफ सैलरी है। DP यानी कि डियरनेस पे हमेशा ऐड होगा, कमीशन तब ऐड होगा जब वो बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होगा। तो बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, DP हमें अगर दिया हुआ है डियरनेस पे अगर दिया हो तो वो हमेशा ऐड होगा, डियरनेस अलाउंस तभी ऐड होगा जब
वो एज़ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और कमीशन जब वो एज़ पर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हो। तो ये होता है यहाँ पर सैलरी का मतलब। अब एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में हमसे क्या बोल रहे हैं, सैलरी दी हुई है एम्प्लॉय की 3 लाख रुपए, ठीक है। एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वॉज 14% एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑल्सो सेम। अब ये लिखते ना लिखते एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम ही होता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 11% पर एनम वॉज 22,000। कैलकुलेट टैक्सेबल पोर्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन तो ऐड होता ही होता है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पर ऐड करोगे, बाद में डिडक्शन क्लेम कर लोगे, तो वो तो एक तरीके से एग्जेम्प्टी हो गया आपका, ठीक है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 14% दिया हुआ है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो आरपीएफ ही होता है। जब आप टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर आरपीएफ ही होता है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता, इसमें भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता, सिर्फ किसमें ऐड होता है, आरपीएफ में ऐड होता है, वो भी 12% तक का। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है वो दिया है 14%। 14% में से 12% क्या हो रहा है, एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो बचा कितना 2%। तो इस 2% पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 2% किसका, इस 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए का 2% यानी कि कितना 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये एक निकला है। इसके बाद देखें, ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया, ये टैक्सेबल होगा ही होगा, जो कि 12% के ऊपर था वो टैक्सेबल हो जाता है। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट देखिए कितना दिया है 11% पर एनम, इसकी वैल्यू दी हुई है 22,000 रुपये। अब इंटरेस्ट जो आपका होता है वो होता है 9.5% तक एग्जेम्प्ट। तो 9.5% तक अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो बचा कितना 1.5% जो कि टैक्सेबल होगा। तो अब आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए 11% की जो वैल्यू दी हुई थी वो थी 22,000, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22,000 डिवाइडेड बाई 11, और 1.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी में आप 22,000 डिवाइडेड बाई 11 और मल्टीप्लाइड बाई 1.5 कर दीजिए। तो ये होगा 11 to 22 यानी कि 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये निकल करके आएगा 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपीज़। तो ये 3,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपये टैक्सेबल होगा, और इंटरेस्ट जो मिला है उस पर 9.5% एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचा हुआ जो 1.5 था यानी कि 6,000 रुपये ये टैक्सेबल होगा, यानी कि 3,000 रुपये। तो यहाँ पर टोटल जो टैक्सेबिलिटी निकलेगी वो एक तरीके से निकलेगी 9,000 रुपये। और अगर आप इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी वापस ऐड कर दे, देखिए जो सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को ऐड करके दी हुई है एक तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो टैक्सेबल आपका कितना हो जाएगा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट 9,000 रुपये। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि प्रोविडेंट फंड में किस तरीके से टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट होती है, साथ में सेक्शन 80C के अंदर में कौन कौन से जो प्रोविडेंट फंड होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं। अब आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।